अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्यूपिनो के कोशों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ भट्टी साहब, जो रिसेंटली नंगा पर्बत पे जो एक एक्सपीडिशन था वहाँ से वो बखैर आफियत वापस आए हैं। आप नस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो वेलकम डॉक्टर साहब हमारे ड्यूपिनो में। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ओवरऑल जो माउंटेनिंग का एज ए स्पोर्ट या एज ए एडवेंचर हॉबी एक आउटलुक है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और इस हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और नए नौजवान इस शौक को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें क्या एहतियातें जो हैं होनी होनी चाहिए लाजमी हिस्सा, तो इनके हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर साहब अगेन। थैंक यू अब्दुल्ला साहब। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल आपके सामने रखूंगा जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल एक आउटलुक है माउंटेन क्लाइंबिंग के हवाले से या माउंटेनिंग के हवाले से, जो शौक है हॉबी के तौर पे लोग अपनाते हैं, तो ये क्या ज़्यादा इनकरेजिंग है या ज़्यादा चैलेंजिंग है? बिकॉज हम देखते हैं कि बाहर से तो कोह माह पाकिस्तान में बहुत आते रहे और एक बहुत तवील अरसे तक सिर्फ बाहर से ही आते रहे। पाकिस्तान के अंदर इस शौक को ज़्यादा उस वक्त शायद पजीराई नहीं मिली या वसाइल की कमी होगी। लेकिन अब बहरहाल हमारे अपने जो लोकल कोपे माँ हैं वो भी इसमें नाम कमा रहे हैं और धड़ाधड़ चोटियां सर कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं बहैसियत काम नाजिर ये समझना चाहूँगा कि ये जो शौक है और ये जो ओवरऑल आउटलुक है पाकिस्तान का, जो इन्वायरमेंट है इस माउंटेन क्लाइंबिंग के हवाले से, हाई ऑल्टीट्यूड पर्टिकुलरली, ये इंकरेजिंग ज़्यादा है या चैलेंजिंग ज़्यादा है? जहाँ तक अगर हम आपके सवाल को स्टार्ट से हम कंसिडर करें तो जो पास्ट में हमारा जो एक्सपीडिशंस होती थी वो आर्मी की एक्सपीडिशंस बहुत जाती थी और 70s 80s 90s इवन 2000 के करीब तक तो ये एक्सपीडिशन चलती रही हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना इस फील्ड में आर्मी स्टेप बैक कर गई कि हाई एल्टीट्यूड पे उनकी माउंटेनिंग की एक्सपीडिशंस नहीं जाती थी, बाकी फोर्सेस की नहीं जाती थी। और सिर्फ ये है कि एज ए लाइजन अफसर जो अगर कोई यंग फोर्सेस का बंदा गया है तो गया, अदरवाइज जो है ना उनकी प्रॉपर एक्सपीडिशंस नहीं जा रही। तो मोर और लेस अगर मैं अपने नागा पर्वत की बात करूं तो लास्ट टाइम जो पाकिस्तानी एक्सपीडिशन गई और इस पे समिट हुई है तो उसको तकरीबन 32 ईयर्स हो गए हैं। तो इतना बड़ा गैप आ गया है, इसलिए ये सिर्फ इस पहाड़ पे नहीं, बाकी पहाड़ों पर भी जो है ना ये गैप था। और मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ जो नॉर्थ पाकिस्तान के जो क्लाइंबर हैं उनको सामने रखते हुए। जो जीबी के साइड के लोग हैं वो तो थ्रू आउट जो है ना माजी में 80s में 90s में और अब तक जो है ना वो तो क्लाइंबिंग पे जा रहे हैं। तो लो एल्टीट्यूड के स्पेशली जो है ना वो पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के और केपीके के जो लोग हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की है कि अभी ये न्यू इरा स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल 2018 में मैंने स्पांतिक समिट की है, तो उससे पहले इतने पाकिस्तानी एक्सपीडिशंस नहीं गई थी। तो लेकिन अब उसके बाद जो है ना लोगों को कॉन्फिडेंस मिला है तो बहुत सारे लोग जाना शुरू हो गए हैं। मैंने 2016 में और 15 में जो है ना एक 6000 मीटर की पीक थी, उससे पहले तो कोई पाकिस्तानी एक्सपीडिशन ही वहाँ नहीं गई थी, कोई शुगर वैली में क्या खुसरगंज। तो अब माशाल्लाह से वहाँ पे एक लाइन लगी होती है तो लोगों को इनकरेजमेंट मिली है। तो पाकिस्तान में जो पास्ट में जो एक्सपीडिशंस नहीं होती थी या यंग माउंटेनियर नहीं जाते थे तो उसकी वजह यह है कि जो बिग माइलस्टोन्स थे जैसे कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी है या नज़ीर साबिर है या इस तरह के और जो लोग थे, वो लोग अपना इरा कंप्लीट करके जा चुके थे और न्यू जनरेशन से इस तरफ आई नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा गैप था जिसकी वजह से लोगों को आइडिया भी नहीं था कि माउंटेनियरिंग क्या है। तो ये अगर आप पिछले 30 साल में देखें तो फॉरेन क्लाइंबर्स ही थे, पाकिस्तानी क्लाइंबर्स तो सिर्फ लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स ही जाते थे। तो एज ए माउंटेन वर्कर जाना एक और चीज़ है और डेडिकेटेड सिर्फ आपने पेमेंट करके और अपने एक्सपेंसेस को मीट करके तो माउंटेन पे समिट के लिए जाना एक और चीज़ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये 30 ईयर्स का जो गैप था वो अब फिल अप हो गया। अब तो न्यू जनरेशन के लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जो लिमिटेशंस हैं, अब वही फिर गैप की वजह से ना बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं था तो वो हिट एंड ट्रायल की बेस पे लो एल्टीट्यूड पे अल्पाइन पे ट्रैकिंग करते थे और उसके बाद थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे उन्हें पासिस करना शुरू किए, वो भी हिट एंड ट्रायल की बेस पे। और अल्टीमेटली अब वो माउंटेनियरिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जो सीनियर क्लाइंबर, जो एक्टिव क्लाइंबर हैं, रिटायर्ड क्लाइंबर की बात नहीं कर रहे, जो एक्टिव क्लाइंबर हैं उनके गैप की वजह से हमें थोड़े से इश्यूज आए थे। एनी वो हम कवर अप कर चुके हैं और अब इंशाल्लाह जो है ना वो आगे फ्यूचर पाकिस्तान की माउंटेनियरिंग का बहुत ब्राइट है। वेरी गुड। तो यही बात, इसी को आगे बढ़ाएंगे। चैलेंजेस की जब मैं बात करता हूँ ना, तो मेरे जहन में चैलेंजेस
एक तो ये है कि जो प्रोसीजरल चैलेंज हो सकता है, किसी भी समिट पे आपने अगर जाना है तो हो सकता है वहाँ पे कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो, वहाँ की गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की कोई हो सकती है, या जो मुतलका इदारे हैं उनकी तरफ से हो सकता है कोई लाइसेंसिंग या परमिशंस की शायद कुछ कागजात वगैरह, या आपको पता है इन चीज़ों, तो एक तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ऐसी है कि बस सामने पहाड़ है, आप जैसे टिकट करवाएं और नेटको की बस वहां पहुंचे और उसके बाद करके बस सीधा पहाड़ है, इक्विपमेंट आपके पास, आप चलना शुरू कर दें, या इसकी कुछ बिहाइंड द सीन कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं और कुछ कागजी कार्रवाई या लाइसेंसिंग वगैरह या कोई इस तरह की रॉयल्टी फी वगैरह जो लाजमी है पाकिस्तानियों के लिए करना, मैं गैर मुल्कियों की बात नहीं कर रहा, वो तो यकीनन ज्यादा होंगी, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो कोई बंदा इंडिविजुअल भी जा सकता है या उसको किसी मखसूस क्लब का या एसोसिएशन का सहारा लेकर के या वहां पे किसी टूर ऑपरेटर के साथ ही जाना पड़ेगा? तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या चैलेंजेस या रुकावटें हैं या नहीं है, या बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, कोई भी बंदा कर सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और टेक्निकली पाकिस्तान में दो टाइप के पहाड़ हैं, एक तो ओपन जोन हम्म। में जाना है और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड जोन है। तो ठीक रिस्ट्रिक्टेड है। जोन जो आपका चाइना और इंडिया के बॉर्डर के जो रीजन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। और ठीक है। ओपन जोन में नागा पर्वत भी आ जाती है, स्पांतिक भी आ जाती है, और जो कि चारों तरफ से बेसिकली पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। तो दोनों केसेस में जब आप 7,000 मीटर पे या 8,000 मीटर पे जाते हैं तो आपको प्रॉपर परमिट लेना होता है, और आप प्रॉपर रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के थ्रू जाते हैं, और आपके पास साथ प्रॉपर लाइसेंस गाइड होता है। ये पाकिस्तानियों के लिए भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं? ये रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली पाकिस्तानियों के लिए भी और फॉरेनर के लिए भी है। तो पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर के अराउंड हैं, स्पेशली चाइना के अराउंड, जो विच इज K2, ब्रॉड पीक, G1 एंड G2, वहाँ पर तो जाने के लिए आपको जो है ना, स्पेशली फॉरेनर को वहाँ पे लाइसेंस अफसर चाहिए होता है, उसके बगैर आप हम्म। नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान के जो ओपन जोन के पहाड़ हैं, लाइक स्पॉन्तेक, लाइक नांगा पर्वत, तो ये हैं तो ओपन जोन में, लेकिन यहाँ पे आपको आर्म्ड फोर्सेस का कोई लाइसेंस अफसर नहीं चाहिए। जो आपका रजिस्टर्ड गाइड होता है वही आपका लाइसेंस अफसर के तौर पे काम करता है। तो ये एक अच्छा है, मॉनिटरी बॉडी एग्जिस्ट करती है। हमें गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल से अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाना होता है, जो कि रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर ही करता है। तो हमारे ज़िम्मे ये है कि हमने किसी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के थ्रू जो है ना इस प्रोसीजर में जाना है। स्पेशली जो 7,000 और 8,000 मीटर के पहाड़ हैं, तो उससे नीचे जो पहाड़ हैं कोई इशू नहीं है, वो आप किसी भी पहाड़ पे आराम से जा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं फॉर एग्जांपल कुकसिल एक पीक है, उसका मैं अगर हवाला देता हूँ, आई थिंक वो 6,000 समथिंग होनी चाहिए, इसी तरह की उसकी कुछ है। तो नहीं, अगर फाइव उधर जाना है फाइव किसी ने, ठीक है, 5,000 है। हाँ, तो अगर वो किसी ने करना है, कोई मतलब एमेच्योर क्लाइंबर है तो वो चाहता है उसको करना, तो क्या उसको भी परमिशन लेनी पड़ेंगी या वो मतलब ट्राई कर सकता है? नहीं, कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो कि चाइना बॉर्डर के अराउंड हैं, तो वहाँ पर तो परमिशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल एक सकरसर एक पहाड़ है जो कि बिल्कुल चाइना बॉर्डर के वाखान रीजन में ना, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। तो वो जब तक आप प्रॉपर परमिशन नहीं लेंगे, जो रिकग्नाइज अथॉरिटीज़ हैं उनको इंटीमेट करके नहीं जाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो इवन मैंने कुछ साल पहले खुद भी अपना प्लान बनाया था, लेकिन वो बॉर्डर पे कुछ इश्यूज थे इंटरनेशनल, जो अगर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो फिर हमें अलाउ नहीं करते। तो वो तो ऐसे पहाड़ हैं कि, और स्पेशली कुछ पहाड़ ऐसे हैं जैसे वो सेडल रीजन है जो कि बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे हैं, वो वहाँ पर तो वैसे ही माउंटेनिंग अलाउ नहीं है ना, तो उन रीजन में आप जा ही नहीं सकते। तो जो चाइना बॉर्डर के अराउंड है वहाँ पर भी, या अफगानिस्तान, तो उसके अलावा जो 5,000 और 6,000 के पहाड़ हैं जो कि विद इन पाकिस्तान रीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे तो आप जा सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे बात आ जाती है कि अब बिगनर लेवल से की अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पहाड़ पे उठें और चले जाएं। आप अगर हम 0-0 से स्टार्ट करें, तो बिगनर लेवल का जो बंदा है और उसने एक्सक्लूसिवली माउंटेनियरिंग पे ही जाना है, तो वो कोई 4,000 मीटर पे जाए, 5,000 पे जाए, और ऐसी जगहों पे को प्रेफर करे जहाँ पे रोड के और नियरेस्ट पॉपुलेशन के करीब तरीन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 दिन मतलब वो कौन चले। सी लोकेशन या कौन से ऐसे पहाड़ हो सकते हैं, मतलब सवात वैली है, कागान वैली है, गिलगित बल्तिस्तान है, तो क्या इन जगहों पे कोई है? क्योंकि यहाँ पे रोड भी हमें नजर आ जाते हैं कुछ ना कुछ, और पहाड़ भी बड़े बड़े ऊंचे नजर आ रहे होते हैं, तो क्या इनकी रेंज में कोई है जो आप तजवीज करते हैं कि जो नया कोई क्लाइंबर है वो यहाँ से स्टार्ट ले सकता है? नया क्लाइंबर अगर कोहिस्तान वैली में 5,000 मीटर के पहाड़ हैं, सिरन वैली में 5,000 मीटर के पहाड़ हैं, 4,000 मीटर के पहाड़ हैं, इनको इनमें आप जाएं। उसके हम्म। बाद 6,000 की बात करें, तो आपके जो फुसरगंग है,
जो कि शुगर वैली में है, वो तो रोड साइड पे है। तो अच्छा। आप एक दिन में इस्लामाबाद से फ्लाई करके तो स्कर्दू जाते हैं, और स्कर्दू से सेम डे आप उसके जो है ना पहाड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ से आप क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो कि रोड साइड के करीब हैं, तो वो जो है ना उनको कंसिडर करना चाहिए बिगनर लेवल पे, क्योंकि आप एक्सट्रीम लेवल पे 4 से 5 दिन के लिए आप ट्रैकिंग करें और फिर पहाड़ है और फिर उस पर क्लाइंबिंग करें, और अगर कोई अनफोर्सीन हो जाए तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई आबादी करीब करीब नहीं होती। तो ऐसी जगह पे फिर अपने आप को मुश्किल में डालने की बजाय, जब पहाड़ आपके करीब एग्जिस्ट करते हैं तो इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है कि आप अपने आउट ऑफ द वे जाके एक ऐसा पहाड़ सेलेक्ट करें जिसपे जाने के लिए इटसेल्फ आपको जो है ना मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा फूड चाहिए, एक्स्ट्रा फाइनेंसेस चाहिए। तो उसकी बजाय जो पहाड़ के जो रोड साइड पे एग्जिस्ट करते हैं उनको प्रेफर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने फाइनेंसिस का भी जिक्र कर दिया, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि अब अगर यही देखा जाए इस शौक को, क्लाइंबिंग के शौक को, माउंटेन क्लाइंबिंग के शौक को, तो अपेरेंटली इट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, और ये आसान नहीं है किसी आम बंदे के लिए। इसका इक्विपमेंट इतना महंगा है, जो खैमा ही वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है उसकी कीमत भी 20-25 हज़ार से ज़्यादा हो, जो जूते चाहिए और जो दीगर मखसूस किस्म के वहाँ पे आलात चाहिए। तो ये तो मतलब आम बंदे की दस्तर से बाहर नजर आता है। आप क्या समझते हैं कितना खर्चा हो जाता है कि एक नॉर्मल, अगर किसी ने बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करना है और हाई लेवल पे अगर उसने ऑल्टीट्यूड पे जाना है, बिलफर्ज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 से 6 हज़ार पर अगर किसी ने जाना है, तो वहां पर उसको कितने फाइनेंसेस मैनेज करने की जरूरत होगी, और अगर उसने 7 हज़ार से अबव जाना है, जैसे आपका वहां पे एक तजर्बा रहा, तो वहां पर उसको कितना मिनिमम सोचना होगा कि भाई मैं इतना अगर करूं तो मैं इस शौक को पूरा कर सकता हूँ। देखें, अगर तो आपने कोई 4,000 मीटर के पहाड़, और जैसे सिरन वैली है इस्लामाबाद से बहुत करीब तरीन एरिया, तो यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे कोई अगर अच्छी एक्सपीडिशन करनी है तो 30,000 से 50,000 के दरमियान में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इंक्लूडिंग इक्विपमेंट, नहीं, इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा, जो बाकी आपके एक्सपेंडिचर जो रन टाइम आप लॉजिस्टिक्स वगैरह ये वो। वगैरह जो आ सकते हैं, इक्विपमेंट को तो हम एक सेपरेट फील्ड ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम्म। इक्विपमेंट लेट्स से कि 4,000 और 5,000 तक जाते हैं, और अगर 5,000 की नॉन टेक्निकल पीक्स हैं तो वहाँ पे तो ट्रैकिंग एनवायरनमेंट ही कंसिडर होता है। तो ठीक ट्रैक है। के हिसाब से इक्विपमेंट चलता है। जब आप ज़्यादा टेक्निकल एनवायरनमेंट में जाते हैं और ज़्यादा एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको कंसिडर करना होगा हाई एल्टीट्यूड, स्पेशली 6,000 और 7,000 के लिए एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट डिफरेंट चाहिए। 4 से 5,000 के लिए डिफरेंट चाहिए, और 7,000 से ऊपर के लिए फिर कोर्स एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे इक्विपमेंट भी डिफरेंट चाहिए। तो फाइनेंसिस की जहाँ तक बात करें कि 8,000 पे आपने जाना है, तो आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एटलीस्ट $8,000 आपके लगते हैं अपना इक्विपमेंट कंप्लीट करने के लिए। हम्म। एटलीस्ट 8। तो इतने में आपका इक्विपमेंट आएगा, और उसके बाद फिर जब एक्सपीडिशन करनी है, तो अगर आप इस किसी इंटरनेशनल कंपनी को हायर करते हैं तो यू नीड टू पे एटलीस्ट $25,000 to $30,000 फॉर एनी 8,000 एक्सपीडिशन इन पाकिस्तान। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ओनली। तो अगर जी। आप ऑफ कोर्स नेपाल में या कहीं और जाते हैं तो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो फाइनेंसेस की को अगर देखा जाए उसको मीट कैसे करना है, तो सीधी सी बात है, अपनी पॉकेट से आप 4,000 5,000 तक, सम और 6,000 तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर का ये अपने बस की बात नहीं रहती। तो इसके लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए, और हम्म। फाइनेंसिंग किसी प्रॉपर कंपनी से आएगा, और कंपनी स्पॉन्सर तभी करेगी कि इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा। ठीक है। हम्म। तो इन रिटर्न उसको अगर जो चाहिए, एक ओनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, तो उसको एक फेम उसको भी चाहिए ना, जो आप, तो वो फेम आप, अगर आप फेम क्रिएट कर सकते हैं तो फिर ही होगा। ऑफ कोर्स अभी जो स्टार्स बन गए हैं माउंटेनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान के, हम्म। तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो इजी हो जाता है मैनेज हम्म। करना फंड्स को, लेकिन जो बिगनर लेवल के होते हैं उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो आज तक मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। मैं पिछले कोई 8-10 साल से एक्सपेडिशंस कर रहा हूँ आपने अपनी। कोशिश भी की है या नहीं की? ऑफ कोर्स कुछ की होगी, लेकिन जाहिर है अब मेरा अभी वो हम्म। एटलीस्ट एक 8,000 मतलब आप ये भी मीटर। देखें ना कि पाकिस्तान में जो एक ओवरऑल कल्चर है, क्या वो इसको समझते हैं कि यहाँ पे स्पॉन्सर करना फायदेमंद है? मेरे ख्याल में स्पॉन्सर भी इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने कोई बाकी दूसरे खेलों में शायद हों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी नेशन को क्रिकेट फोबिया है। तो जो हम्म। क्रिकेट की तरफ जो है ना, वो छोटी सी एक्टिविटी के लिए भी आपको लाखों और करोड़ों मिल जाते हैं। तो इस हम्म। एक्सपेडिशन के लिए जिसमें 100% लाइफ रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें
जो है ना वो, और फेटल डैमेजेस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपने पहले नाम बनाना है और फिर वो नाम कैश होगा और फिर आपको स्पॉन्सर फीचर के लिए मिल सकते हैं। जिन लोगों को मिल रहे हैं ऑफकोर्स उन्होंने एक स्टार्ट में जो स्ट्रगल किया वो अपने फाइनेंसिस पे किया। तो जी। अगर मैं एक्सक्लूसिवली अपनी बात करूं तो अभी तक मैंने जो एक्सपीडिशंस की हैं अपने फाइनेंसिस पे की हैं, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो माउंटेनियरिंग के फैंस हैं और फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया है, कंट्रीब्यूट किया है। इसको मैं इसलिए स्पॉन्सरशिप का नाम नहीं दे रहा, दिस इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मी फॉर माय पैशन एंड एज ए हम्म। फ्रेंडशिप नोट। तो उसकी बेस पे मैंने सारी एक्सपीडिशंस की हैं। आगे फ्यूचर में मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ स्पॉन्सर मिल जाएंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह एक अच्छी एक्सपीडिशन करूँगा। क्योंकि आप जैसे बताया कि अगर आप फॉरेन एक्सपीडिशंस को ज्वाइन करते हैं और कोई फॉरेन टूर ऑपरेटर है तो एटलीस्ट यू हैव टू पे फॉर 25,000 to 30,000 डॉलर, दिस इज अ बिग मनी। तो हमारे हम्म। लिए वो उसको मैनेज करना तो मुश्किल काम है। तो इसके लिए फंड्स ही चाहिए। तो अगर आप पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में और पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर और पाकिस्तानी हाई एल्टीट्यूड पोर्टर लेते हैं तो ऑफकोर्स आपका खर्चा कम होगा, लेकिन इवन देन आपका खर्चा 20 से 30 लाख के दरमियान का होता है किसी भी एक्सपीडिशन 8,000 फीटर पे जाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब यहाँ पे चैलेंजेस की भी आपने बात कर दी, प्रोसीजरल जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स उसकी बात भी आ गई है, फाइनेंसिस की भी बात आ गई है। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो मैं समझता हूँ अपनी बंदे की, जो एक फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी जो है टू स्केल ए माउंटेन, आई थिंक दैट मैटर मोस्ट। जो उसकी अपनी विल पावर है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, मतलब हर एक जो खेल है उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है। कुछ खेलों में शायद आप के लिए बहुत जबरदस्त बॉडी होना जरूरी है, कुछ खेलों में आपकी आर्म पावर होना अच्छा है। ये जो मखसूस हॉबी है या खेल है माउंटेनियरिंग, पर्टिकुलरली दिस हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग, इसमें आप क्या समझते हैं कि फिजिकली और मेंटली वो कौन सी क्वालिटीज हैं या वो कौन सी स्किल्स और पावर्स हैं जो कि एक इंसान में होनी चाहिए और जो उसको हेल्प आउट करेंगी एक पहाड़ सर करने में? और उसके लिए नौजवान खासतौर पे जो इसको सुन रहे हो, अगर देख रहे हो और समझना चाहते हो कि उनको किस किस्म का कोई खास वर्कआउट करना है, कोई खास खुराक खानी है या कोई खास रूटीन अपनानी है, अगर फ्यूचर में वो इस खेल को जारी रखना चाहते हैं या इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं? अ, देखें, जब आपने माउंटेनियरिंग पे जाना है तो उससे पहले एक आप अच्छे ट्रैकर हो। और अच्छा ट्रैकर जो है ना वो ट्री लाइन से ऊपर एटलीस्ट 5,000 मीटर तक का उसका एक्सपोजर हो, एक्सपीरियंस हो। और उसके बाद फिर जो अगली चीज़ आती है वो ट्रेनिंग की आती है। तो आपने लो एल्टीट्यूड पे आपने फिटनेस लेवल अपना टेस्ट कर लिया है ट्रैकिंग करके, थोड़ी बहुत क्लाइंबिंग करके। और उसके बाद आपके पास अगर टेक्निकल स्किल्स नहीं है और अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की और उस ट्रेनिंग को बार बार अपने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं किया हुआ तो फिर आप इस काबिल नहीं है कि पहाड़ पे जा सकें। इक्विपमेंट नंबर वन, एंड देन यू हैव फिटनेस एंड ट्रेनिंग, एंड देन यू हैव एक्सपीरियंस। और इफ हम्म। यू डोंट हैव एक्सपीरियंस एटलीस्ट यू मस्ट ज्वाइन एन एक्सपीरियंस टीम। तो आपके हम्म। पास कोई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में बात करूं, तभी जब मैं गया हूं तो मेरे साथ करने अब्दुल जबार भट्टी थे। ही मोर देन 30 years ऑफ हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग एंड माउंटेनिंग एक्सपीरियंस। तो उन्होंने हम्म। बहुत सारी एक्सपीडिशन, इंटरनेशनल एक्सपीडिशंस और लोकल एक्सपीडिशंस को लीड भी किया है। तो वो एक्सपीडिशन, उनका जो एक्सपीरियंस था वो मेरे काम आया कि मैं अगर जब कैंप 4 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था तो वो बेस कैंप पे बैठ के सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे और वो अंडरस्टैंड कर सकते थे कि ऊपर मेरे साथ क्या हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने जो कुछ भी एफर्ट किया मेरे लिए, मेरे रेस्क्यू के लिए, तो वो इसी सूरत में कर सकता है क्या क्या हैजर्ड्स हो सकती हैं। तो आप एक्सपीरियंस टीम का पार्ट बने अगर आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब तक आप बार बार लो एल्टीट्यूड पे अपना एक्सपोजर डिफरेंट लेवल पे और एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट नहीं कर लेते फिर आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप लो एल्टीट्यूड पे सी लेवल पे या इवन इस्लामाबाद में जो 550 मीटर के ऊपर अगर आप थोड़ी बहुत कोई ट्रैकिंग कर लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जितनी भी ट्रैकिंग की होती है ना तो वो वहां पर बेस कैंप पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो चुकी होती है जब किसी 8,000 मीटर के पहाड़ पे जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को जो है ना वो एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करना है, अपनी लिमिटेशंस को टेस्ट करना है। स्पेशली मैं अगर बात करूँ समिट पुश पे, आप 6,000 7,000 या 8,000 पे जाते हैं तो एटलीस्ट आपको 16 घंटे से लेके 24 घंटे और सम टाइम आपको 30 घंटे तक एक्टिविटी करनी होती है और ये नॉन स्टॉप एक्टिविटी होती है। तो इसलिए
अपने आप को उस लेवल तक लेके आना है, आपने अपना कंफर्ट जोन बनाना है। अगर आप एक सर्कल देख लें 360 एंगल, तो आपका एक छोटा सर्कल है, उसका रेडियस छोटा है या बहुत बड़ा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपोजर एंड विद एक्सपीरियंस, आपका रेडियस बड़ा होता जाता है अपने कंफर्ट जोन का। तो जब आपका कंफर्ट जोन एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर आपको पता होता है कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। आपका ब्रेन पहले से उस काम के लिए तैयार होता है, या एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सपोजर वो ले चुका होता है। हम जब एक्सट्रीम कंडीशंस में पहली दफा जाते हैं, तो हमारे ब्रेन को पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या होना है, तो वो ऑड बिहेव करता है। तो जब बार बार आप उस तरह के एनवायरनमेंट में जा रहे होते हैं, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है चीज़ों को डील करना। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा लो एल्टीट्यूड पे और एक्सपीरियंस लोगों के साथ अपने आप को एक्सट्रीम लेवल्स पे लेके जाके टेस्ट करें और अपना कंफर्ट जोन बनाएं। वंस यू डू दिट, देन यू आर एबल टू गो फॉर एनी 7,000 और 8,000। वेरी वेल। अच्छा, इसमें यही जो आपने भी बात की है कि एक्सपोजर बढ़ाएं और अपनी ज़ाहिरी बात है कैपेसिटीज जो हैं उनको बढ़ाएं और अपने आप को टेस्ट करें, एक्सपोज योरसेल्फ द हार्डर कंडीशंस। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था बीबीसी के ऊपर, जो एक और हालिया अफसोसनाक हादसा कहा जा सकता है उसे, जो K2 पर हुआ है, बॉटल नेक पे, जहाँ पर एक पाकिस्तानी इंपोर्टर जो हैं उनकी वहाँ पे वफात हो गई, हलाकत हो गई। वो हालांकि काफ़ी एक्सपीरियंस भी थे, लेकिन फर्स्ट टाइम था उनका वहाँ पर K2 की तरफ। जो चीज़ मैं उसमें पढ़ रहा था जिसको मैं समझ नहीं पाया, जो मैं आपसे फर्दर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये कि उन्होंने लिखा कि 3 घंटे तक वो एक रोप पर लटके रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में किसी एक रोप के साथ इस तरह लटके रहना जो है वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कि करना क्या है अब आपको, वो उन्हें नहीं पता था। वो एक पोर्टर थे, वो पहली दफ़ा K2 पर गए थे और अच्छा कर रहे थे और बॉटल नेक के करीब थे, और वहाँ पर उनके साथ ये हादसा हुआ। और वो जिस कश्मकश में रहे वहाँ पर, हैंगिंग उसमें पोजीशन में लटके रहे उस रोप के साथ। तो मैंने ये पढ़ा कि कुछ लोगों ने जो तजिया निगार थे, उन्होंने लिखा कि अब इस सिचुएशन में करना क्या है ये वो नहीं जानते थे। अगर वो ये जानते होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती या कुछ और सिनेरियो बन सकता था। यानी जब उनको रेस्क्यू किया गया, तो जब तक वो लटके हुए थे तब तक वो तो जिंदा थे, लेकिन जब उनको रेस्क्यू किया गया तो इस दौरान में उनकी वफात हो गई। तो आप क्या समझते हैं, वो क्या ऐसी चीज है, या वो कोई मेंटली ये कोई चीज है, साइकोलॉजिकली कोई इंसान को कुछ चीज ओवरकम करनी है, या कोई ट्रेनिंग से मुतालिक ये चीज है, कोई खास टैक्टिक्स है जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो फिर ही आप वहां पे बचेंगे? आपका अपना भी वहां पे जाहिर बात है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, और लकीली आप वहां से सर्वाइव किया है आपने। तो आप भी इस हवाले से मजीद अपना तजर्बे की रोशनी में बताइए कि वो क्या चीज़ है कि जो वहां पे आपको ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे मैंने बात की कि आपने कंफर्ट जोन का रेडियस बनाए, फिर आपने बैग फुल ऑफ पेशेंस लेके जाना होता है। और फिर उसके बाद एक लेवल पे आके, ये अगर आपकी फिजिकल लिमिटेशंस हैं तो ब्रेन की लिमिटेशंस नहीं होती, वो आप इनहांस कर हम्म। सकते हैं। तो आपने अपने माइंड की लिमिटेशंस करनी है। माइंड ही एंड पे सरवाइव कर रहा होता है एक्सट्रीम लेवल पे जब जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो आपके हाथ पाँव जब डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो आपका ब्रेन सिर्फ ये करता है कि जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे ब्रेन इटसेल्फ और जो लंग्स हैं और आपके जो हार्ट है, सिर्फ उस तक ब्लड पहुंचता है। तो आपका ब्रेन जो है ना, लास्ट कैपेसिटी तक अपने आप को सर्वाइव कराने की कोशिश करता है। तो ब्रेन में जब ये बात बैठी हुई होती है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या करना है, तभी वो करेगा। अदरवाइज तो वो जो है ना, वो अपने आप को हाइबरनेशन रीजन में लेके चला जाता है। तो मैं इसकी मिसाल दूंगा, कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी जब वो एवरेस्ट पे गए थे, मैं 2017 की बात करता हूँ, तो वहाँ पे उनके साथ कोई इशू हो गया था ऑक्सीजन ना होने की वजह से। वो 8,650 मीटर, विच इज़ जी। वेल अबव K2 समिट, वहाँ पे वो रोप के साथ उन्होंने अपने आप को एंकर कर लिया और पूरी रात वो एक जगह पे लटके रहे और उन्होंने सरवाइव किया। ये मैं K2 के समिट से ऊपर की रीजन की बात कर रहा हूँ। हम्म। वेयर एज यहाँ पे ये जो यंग मैन था, ये बॉटल नेक, ऑफकोर्स ये समिट से तो बहुत नीचे की जगह है। तो अब यहाँ पे ऐसी जगह पे अपने आप को सरवाइव कैसे कराना है, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को जो है ना, वो उम्मीद दिलाएं कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। पहली चीज़ ये होती है। और अपने आपने डर नहीं निकाला, तो फिर आप पहाड़ पे नहीं जा सकते। हम्म। अपने आप को जो है ना, एक ऑफ कोर्स ये है कि आपने एक ब्लाइंडली एक डिसीजन नहीं लेना होता है, एक वाइज डिसीजन लेना होता है। लेकिन अपने जहन से एक डर निकालें। जब आप ये जहन में आ गए कि अब मैं गया और मैं मर गया हूँ, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले तो अपने आप को इस लेवल पे लेके आना है। और अगर आपका हाई एल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाएंगे, इन अ ग्रुप आप जाएंगे, तो फिर आप सर्वाइव कर सकेंगे। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपीडिशंस
ग्रुप के साथ किए हैं, अपने सीनियर लोगों के साथ किए हैं, और जब मैं खुद समझा कि मैं किसी काबिल हूँ तो मैं 5,000 मीटर और 6,000 मीटर पे और इवन 7,000 मीटर पे लोगों को साथ लेके गया हूँ। तो जब आप अपने कैपेसिटी डेवलप नहीं करेंगे हाई एल्टीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर आप नहीं जा सकते कि वन फाइन मॉर्निंग उठें और उठ के 8,000 पे चले जाएं। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर आपका कोई लकी डे है और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम है और आपको लेके जाती है और आपके लिए कंडीशंस अच्छी हैं तो पॉसिबल। लेकिन ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी को फॉलो करके तो अकॉर्डिंगली हम सबमिट कर लें या अकॉर्डिंगली सक्सेस ले लें। तो इट टेक सम टाइम। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका भी जो एक एक्सपीडिशन था वो अधूरा रह गया, जिसके लिए आप काफ़ी चाहते हैं कि उसको आगे फ्यूचर में भी इंशाल्लाह पूरा करेंगे, और ये डिसीजन कितना अहम होता है कि आप वहाँ से वापस आ जाएं। ये डिसीजन नहीं, लेना, ये ये मुश्किल मैं है, आसान है, ये क्या है? ये मतलब ज़ाहिर बात है, आपका एक पैशन है, आपका शौक है, सरमाया है, हर चीज़ है, सपने हैं, आपका एक बहुत ज़्यादा आप उसके लिए क्रेजी होते हैं। और जब आप किसी चीज़ को अपने सामने देख रहे होते हैं और वहाँ पर आपको मेंटली आप सोच रहे होते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन फिजिकली आपके इर्द गिर्द वाले लोग शायद समझ रहे होते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा, तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो जब इस तरह का कोई सिनेरियो आता है, कोई चीज़ बनती है, तो आप कैसे इसको देखते हैं कि ये कैसा डिसीजन है कि वापस चले जाएं, ना जाएं, एक और पुश करें, रिस्क लें, ना लें? तो आपने कैसा इसको पाया और कैसे आप इसको एड्रेस करते हैं? देखिए, मैं 2022 की बात करूं, मैं ब्रॉड पीक की समिट पुश के लिए गया। तो मैं 7,950 मीटर से वापस आ गया, क्योंकि उस जगह पे जब मैं पहुंचा हम्म। तो मेरा आई एल्टीट्यूड पोर्टर मेरे साथ नहीं था, वो कैंप 3 पे रुक गया था। तो मैं ऑफकोर्स विद ऑक्सीजन गया था, तो मेरे लिए क्लाइंब करना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे टाइम एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि मैंने अपना सारा वेट और प्लस 2 बॉटल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा था। तो जब सामने समिट थी और 7,950 मीटर का मतलब यह है कि 8,050 मीटर के गैप के अंदर देखेंगे तो लेस देन 100 मीटर्स मैंने और क्लाइंब करना था। हम्म। तो ये कोई इतना डिस्टेंस नहीं था, लेकिन टाइम जो है ना, शाम के 3 और 4 बजे का टाइम था। और उस वक्त मेरे पास ये डिसीजन था, या तो मैं समिट पे जाऊं या फिर मैं जिंदा वापस आऊं। तो मैंने जिंदा वापस आना प्रेफर किया, मैंने कहा पहाड़ इधर ही है, मैं दोबारा चले जाऊंगा। तो वो हमने एक इमोशनल डिसीजन नहीं लेना होता है क्रिटिकल पॉइंट पे जाके, वी हैव टू हम्म। मेक अ साइंटिफिक डिसीजन। तो हम्म। साइंटिफिक डिसीजन ये है कि आपकी ह्यूमन लिमिटेशंस हैं और आपके अंदर बैकअप में एनर्जी रिजर्वायर कितना है, क्या इस काबिल है कि आप जो है ना वापस सेफ एंड साउंड और जिंदा जो है ना नीचे तक आ सकें। अगर ये नहीं है तो फिर आपके लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है, पार्ट तो इधर ही है, फिर चले जाएंगे। तो वो कोई ऐसा नहीं है। असल चीज़ ये है कि कोई जज्बाती डिसीजन पहाड़ों के ऊपर नहीं होता, आपने साइंटिफिक डिसीजन लेना है, और साइंटिफिक डिसीजन तब लेंगे जब आपके पास साइंटिफिक इंडिकेटर्स का नॉलेज हो। तो वो ऑफ कोर्स आपने अपना नॉलेज स्किल भी डेवलप करना है, और साथ में आपने अपने टेक्निकल और माउंटेनिंग स्किल भी डेवलप करना होता है, फिर जाके आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं स्ट्रांग होते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वर्कर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन उसके उन लोगों के पास डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो हम्म। अपने नॉलेज जो है ना इस कॉन्टेक्स्ट में भी डेवलप करें तो फिर आप डिसीजन मेकिंग के काबिल होंगे, अदरवाइज यू आर जस्ट अ फॉलोअर नॉट अ लीडर। हम्म। ओके। अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं। ज़ाहिर बात है कि क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पे जब बन जाती है, तो उस सूरत में जो इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो उसकी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होती भी रही हैं, पहले भी वाक़यात होते रहे हैं। मैंने प्रोग्राम से पहले भी आपसे ज़िक्र किया, एक मेरी ऑब्जर्वेशन का, हो सकता है वो सही हो गलत, आप उसके हवाले से मज़ीद रोशनी डालेंगे। वो ये कि जैसे आपके केस में भी आपको एक फ़ॉरेन कोपेमा जो थे, उन्होंने रेस्क्यू किया, और ये यहाँ पे जो हमारे भी गिलगित के थे, कोपेमा, जिनकी वहाँ पर हलाकत हुई है केटू पर, बोटल नेक पर, उनको भी बिला आखिर जो रेस्क्यू किया वो कोई ऑस्ट्रेलियन कोपेमा थे, और उन्होंने, उनके पास क्योंकि एक डिवाइस थी जिसके जरिए से उन्होंने उनको अपनी तरफ खींच लिया। यानी उससे पहले भी लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उनको ऊपर ला नहीं सकता था, किसी के पास वो इक्विपमेंट नहीं था। इनके पास वो इक्विपमेंट था जिसके थ्रू ये उसको ऊपर ला सकते थे, और इन्होंने अपनी वो डिवाइस जो है वो इस्तेमाल की, और उसके थ्रू इनको ऊपर लाया बीच, और फिर उसके बाद इन्होंने इनको सीपीआर दिया। यानी अब ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक दो चीज़ें हैं, एक तो है विल, कि आप किसी को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, या आप एक सेल्फिश अप्रोच है आपकी, बस आपने कहना है यार इधर तो नफसा नफसी का आलम है, हम खुद बच जाएं बड़ी बात है, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, एंड वी जस्ट टू पुश अ समिट, हम अब जा रहे हैं तो हमने अपना काम करना है, वापस आ रहे हैं तो हमने जल्द से जल्द वापस पहुंचना है। एक तो ये अप्रोच हो सकती है बाज लोगों की, मुझे नहीं पता होती है या नहीं।
दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि कोई मदद तो करना चाहता है हम्म, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। सही कह और फिर अगर ये भी पता है करना क्या है, बाज दफा ये होता है कि उसके पास अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट नहीं होता। अब वो करना चाहता है और करना भी आता है, लेकिन उसके पास क्योंकि कोई डिवाइस नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो वो कैसे किसी की मदद करेगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ज्यादातर मदद हमें देखी कि जो फॉरेन कोपे माँ थे उन्होंने हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ पे लोग थे उनकी की है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो लोग होते हैं इनकी क्या विल में कमी होती है या तरबियत की कमी होती है या आलात की कमी होती है, क्या आप समझते हैं, क्या देखते हैं इसको? ये जो आपने फैक्टर्स हैं उसके अलावा भी कुछ एडिशनल फैक्टर हैं, इन सारी चीज़ों की कमी होती है, जो सच्ची अच्छा, बात मतलब है। ऐसे लोग होते हैं जो मदद ही नहीं करना चाहते, जो कहते हैं बस ठीक है हम अपना काम करें और जाएं। आप सही कह रहे हैं। मैं जो नेपाल से दोस्त आते हैं शिल्पा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ पाकिस्तानी जो हाई एल्टीट्यूड वोटर्स हैं उनकी बात करूं तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। हम्म। ट्रेनिंग इटसेल्फ जो है ना क्लाइंबिंग की भी नहीं है, और उनमें से 99% की तो शायद रेस्क्यू की भी ट्रेनिंग नहीं है। तो मैं तो लकी था कि मेरे साथ यूनुस था, यंग माउंटेनियर है। तो ये तो खुद जो है ना एक माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग टीम का पार्ट है, जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग टीम है उसका पार्ट है, तो इसको पता है कि टेक्निकली क्या करना है। तो इसने तो जो है ना मुझे रेस्क्यू कर लिया। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और नॉन टेक्निकल पर्सन होता तो वो शायद उसके अंदर जोर तो होता, लेकिन हम्म। वो टेक्निकली इक्विप ना होता, तो टेक्निकल स्किल्स ना होती, तो वो मुझे शायद रेस्क्यू प्रॉपर ना कर पाता। तो जिस जगह से मैं वापस आया हूँ उस जगह से वापस आने के लिए प्रॉपर टेक्निकल इक्विप पर्सनल चाहिए था। तो हम्म। ये पर्सनल मैंने, मेरी टीम का ऑलरेडी एक पार्ट था। तो मैंने जो अपने लिए ILTT पोर्टर सेलेक्ट किए थे उनमें से एक पोर्टर जो है वो टेक्निकली इक्विप था, तो टेक्निकली स्किल्ड था। तो वो ट्रेनिंग हम्म। भी करवाता है रहता है, और खुद उसने नेपाल में भी और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स की हुई हैं और करवाई भी हुई। तो ऐसा बंदा जब होगा तो फिर ही वो ट्रेनिंग, सॉरी, वो रेस्क्यू कर सकता है। अदरवाइज ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। ये ऐसा काम नहीं है कि आप ताकत की बुनियाद पर कर सकें, वरना आप देखें ना बॉटल नेक के ऊपर बहुत सारे लोग थे, शायद इससे ज़्यादा ताकत होती, लेकिन वो खींच नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे पावर को आप ह्यूमन पावर नहीं कर सकते, आप टेक्निकल पावर जो है ना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी साइंटिफिक इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो आपके जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रॉपर एग्जिस्ट ही नहीं करते। पाकिस्तान में जैसे नेपाल के अंदर है कि वहाँ पर रेस्क्यू टीम सेपरेटली ऑपरेट करती हैं, वो एक्लेमेटाइज तो होते हैं, लेकिन जब रेस्क्यू के लिए जाना है तो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं और फिर एक्टिविटी करते हैं। मैं आपको बताऊं, पहाड़ पे चढ़ना और सबमिट करके वापस आने में उतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी कि रेस्क्यू में लगती है। तो रेस्क्यू करना इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसको करने के लिए आपको, आप यू मस्ट बी वेल एक्लिमेटाइज, यू मस्ट बी वेल इक्विप्ड, और आपके ऑक्सीजन के साथ करते हैं, और फिर आपको एक प्रॉपर टीम का काम है। रेस्क्यू एक बंदा नहीं कर सकता, रेस्क्यू के लिए एक टीम होती है। तो उस हम्म। टीम में हर बंदे का एक अपना रोल होता है, तो उसको पता हो कि रिपेलिंग करनी है, बिलिंग करनी है, क्या करना है। तो ये जब ये टेक्निकली आप इक्विप नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और रेस्क्यू की सेपरेट ट्रेनिंग होती है, वो जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो फिर आप रेस्क्यू भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ जोर का काम नहीं है, या सिर्फ दिखावे का काम नहीं है सिर्फ कि आप वहाँ पे जाके खुद निढाल हो गए, और जबकि आपको तो रेस्क्यू करना है तो आपको वहाँ पे जाके तो ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो हम्म। ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है कि रेस्क्यू के लिए एक सेपरेट टीम और एक्टिविटी हो। फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जो है ना वो हमारी कुछ टीम्स बन जाए। गुड, मैं अपने सेकंड लास्ट उसकी तरफ आता हूँ, इसको हम कंक्लूड करते हैं। वो ये कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी स्टोरीज भी सुनने में आती हैं और उसमें मुझे नहीं पता कितनी सदाकत है या अफवाहें हैं, कि बाज़ दफ़ा ये रिपोर्टर होते हैं वो भी आपको तनहा छोड़ देते हैं। यानी फॉर सम रीज़न आप कर रहे हैं समिट, वहाँ पे आपका माइंड मैच नहीं होता या आपका डिसीजन मुख्तलिफ है उनसे, और कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऐसी सूरत हाल पैदा होती है या ये सिर्फ बातें हैं? क्योंकि मैंने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी पढ़ी कि जिनके कोपे माओ के बारे में कि उनको उनके पोर्टर छोड़ के चले गए और फिर वो खुद ही करके आगे सबमिट, या कुछ लोग वहीं से वापस आना पड़ा उनको सिर्फ इस वजह से कि जो पोर्टर थे उनके साथ डिसएग्रीमेंट हुआ, या वो डिस्करेज करते हैं आपको सबमिट करते हुए कि यार नहीं बस अब नहीं होगा, आगे खतरनाक है, ये है वो है, हम इससे आगे नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहिए। क्या ये चीजें होती हैं? ये बहुत ज़्यादा होती हैं पाकिस्तान के अंदर, और तो यही इशूज़ हैं, और मैं खुद इन चीज़ों का विक्टिम हूँ। 2022 में था, 23 में भी था, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है और ये मैं सफ़र कर रहा हूँ फ्रॉस्ट हम्म। बाइट। तो उसकी एक वजह ये भी है कि मैं जब समिट पुश पे गया
तो मैं कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, इवन कैंप 4 पे मैं अकेला गया हूँ। मेरा आईआईटी ट्यूट मेरे साथ नहीं चला, वो मुझसे पहले पहुंच गया या मेरे साथ आया। हम्म, तो मुझे तो रास्ते में ज़रूरत थी, तो वो मेरे साथ नहीं था। एनीवेज, जब कैंप 3 से कैंप 4 पे मैं गया, हम्म, तो मेरे आईआईटी ट्यूट ने कहा कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन आप चलो मैं आ जाऊँगा। तो इस बुनियाद पे मैं चला गया। तो जब कैंप 4 पे पहुंचा तो वो नहीं था, और बाद में भी नहीं पहुंचा। तो मैं एक हेल्पलेस सिचुएशन में था, और सारी रात मैंने 3 से 4 के दरमियान का जो रीजन था, वो एक्सट्रीम कंडीशंस में और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर मैं अकेला चला। और फिर जब मैं कैंप 4 पे पहुंचा और वो नहीं आया, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं अपनी एक्सपीडिशन को कंटिन्यू करता, क्योंकि मुझे स्नो ब्लाइंडनेस भी हो गई थी, फ्रॉस्ट बाइट भी हो गई थी, और सारी रात अकेला चलने में और -15 से 20 के टेम्परेचर में स्नो ब्लिजर्ड में अकेला चलने की वजह से मैं एग्जॉस्ट भी बहुत हो गया था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये पाकिस्तान में है कि इन हाई एल्टीट्यूड जो पोर्टर्स हैं जो क्लेम करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इनमें लैक ऑफ कमिटमेंट है, इनमें प्रोफेशनल एटीट्यूड की और एप्टीट्यूड की कमी है। तो ये हायर अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए कि जो है ना, इस तरफ कोई ध्यान दें, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं, और उनको कमिटेड करें और उनको बाउंड करें कि वो अपनी एक्सपेडिशंस को पूरा करें। मैं इसके मुकाबले में पैरेलल में नेपाल की बात करूं, वहाँ के जो शेरपाज आते हैं, वो 100% सक्सेस रेशो लेके जा रहे होते हैं। हम्म, 100% नहीं, लेकिन अगर 100% ना भी ले सकें तो वो एटलीस्ट क्लोजर टू 100% वो परफॉर्म करते हैं। नागा पर्वत पे भी जो एक्सपीडिशन आई थी, उनमें से बहुत सारे जो शिरपास के साथ थे और जो इंटरनेशनल टीम्स का पार्ट थे, वो अपने क्लाइंट्स को वो सक्सेसफुली करा के चले गए। मैं मेरे साथ जो भी था, वो हायर एल्टीट्यूड से वापस आ गया कैंप 3 से, और हम्म, अकेला था, और मेरे लिए फिर सबमिट करना मुश्किल काम था, तो मैं नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं, और ये इश्यूज अगर ओवरकम कर लें तो ये पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं, ये सारी दुनिया के माउंटेनियर जो है पाकिस्तान के पहाड़ों को रियल क्लाइंबिंग कहते हैं। एवरेस्ट के मुकाबले में अगर K2, एवरेस्ट के मुकाबले में नागा पर्वत, तो ये पाकिस्तान के पहाड़ों को तो लोग जो है ना रियल क्लाइंबर और रियल माउंटेनियर जो है ना, वो इनको प्रेफर करते हैं। नेपाल में जाना तो बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटेट कर दी है, वहाँ पे इन्वायरमेंट इतना लग्जूरियस कर दिया गया है कि रियल माउंटेनियर को वो पसंद नहीं आता है, उसको चैलेंजेस पसंद आते हैं। तो पाकिस्तान में चैलेंजेस तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है सेफ्टी के मेयर्स का, और स्पेशली रेस्क्यू के जो है ना, वो एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि प्रिवेल करना चाहिए वक्त के साथ साथ। क्योंकि पाकिस्तान में अब इतने ज़्यादा माउंटेनियर्स हर साल आ रहे हैं कि इनको तो अभी समझ नहीं आ रही कि शायद अगले सालों में ये जितने एवरेस्ट पे एक लाइन लगी होती है समिट पुश पे, यहाँ पर भी एग्जैक्टली हमें पिछले 2-3 सालों से नजर आना शुरू हुई है, और अगले चंद सालों में इससे भी ज़्यादा माउंटेनियर्स ने आना है। और अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ अगर कुछ होता है, तो उसके पास जो है ना, वो एक ही ऑप्शन होता है कि वो वहीं पे मर जाए, क्योंकि उसको हम्म, नीचे लाने का एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और ये हुआ है नागा पर्वत के ऊपर, जहाँ कैंप 4 के ऊपर मैं था, मेरे साथ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो वो बेचारा जो है ना समिट पे गया, और फिर उसके बाद एग्जॉस्ट हो गया, वापस नहीं आ सका। अभी ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात करें, तो पाकिस्तानी नागा पर्वत के ऊपर ही एक पाकिस्तानी हाई एल्टीट्यूड पोर्टर था, अपने क्लाइंट्स को कैंप 3 पे छोड़ के खुद गया और सबमिट करके वापस आ गया, और उसके क्लाइंट बेचारे हेल्पलेस थे, वो वापस बेस कैंप पे आए और फिर दोबारा पुश करके उसको साथ लेके गए। और शायद उनमें से किसी के साथ ये डिजास्टर भी हुआ कि वो उनकी डेथ हो गई। तो ये इन चीज़ों को हमें सीरियसली सोचना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए, और ऐसा मैकेनिज्म हो कि इनके जो है ना, वो अकाउंटेबिलिटी भी हो सके। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, अगर अथॉरिटी सुनती हैं और इसको चैनलाइज करती हैं तो हमारा फ्यूचर बेहतर हो सकता है। वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिफ साहब, आपका हमने बहुत ज़्यादा वक्त दिया और आपने हमें बहुत ज़्यादा इनलाइटन किया है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग का जो क्लाइमेट है और जो इसका एक आउटलुक है, इन्वायरमेंट है, और इस हवाले से जो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि नई नौजवान नस्ल उनको क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, उसके ऊपर भी आपने काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। तो आज के लिए ही नाजरीन इतना ही, ज़रूर बताइएगा शो कैसा लगा। अल्लाह ने के बाद।